वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुबह 10 बजे 10 मिनट केमिस्ट्री विद के सिंह में फिर से हम लोग हाजिर हैं अपने टेस्ट नंबर 8 2020 के पेपर नंबर 8 के साथ। बेसिकली आज हमारे टॉपिक्स थे कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इन दोनों के 20 क्वेश्चंस आज हमें करने हैं। पहले 2 क्वेश्चन ये रहे आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन। सबसे पहला क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का है। करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका खुद का क्या हो, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे। यानी यदि कोई चीज इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, उसका रिडक्शन हो रहा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अब कोई चीज बेटा इलेक्ट्रॉन को गेन कब करेगी और क्यों करेगी? जब उसे इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी, नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, देन इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन्स। आपको यही यहां पे देखना है किसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो सबसे पहला ये आपका आंसर भी है। देखिए कैसे देखेंगे, आप यहां निकालेंगे इनके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि इसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने इलेक्ट्रॉनों से आपकी सेंट्रल मेटल सराउंडेड है, EAN। कैसे निकालते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर मैग्नीज का कितना है 25 प्लस 2 इंटू जो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन CO इसे देंगे। तो एक CO यानी एक लिगेंड एक पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, तो 5 पेयर देंगे, तो 5 इंटू 2 टोटल करके देखिए कितना है 35। यदि 35 है तो इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस के एटॉमिक नंबर 36 से 1 इलेक्ट्रॉन कम है। यदि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो ये 35 इलेक्ट्रॉन से अनस्टेबिलिटी फील करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और हीलियम, नियॉन, आर्गन और किसका कॉन्फ़िगरेशन लेगा? 36 क्रिप्टॉन का। तो दैट इज वाई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने में कैपेबल है, इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। यही चीज अगले में देखना चाहें तो बताइए आयरन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 26 प्लस 5 इंटू 2 यहां भी करेंगे 10 बराबर कितना हो गया 36। देखिए ये 36 किसका नंबर है? क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर। यानी यहां नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है, ना ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा। मान लीजिए कल 37 हो जाते, सपोज करिए, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता, ऑक्सीडाइज होता और किसका काम करता? रिड्यूसिंग एजेंट का। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से देखते हैं कि किसकी ऑक्टेट कंप्लीट है और किसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कहता है इनकरेक्ट मैच बताइए कौन सा है। सबसे पहला COEN का होल थ्राइस प्लस 3 कह रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन है, D2sp3 डायामैग्नेटिक है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, D2sp3 है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। ईन एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड है यहाँ पे CO के लिए। अब कह रहे डायामैग्नेटिक है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यस, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें सेंट्रल मेटल से यदि बाइडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए हैं, कैसे बेटा? बाइडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए हैं सारे के सारे, तो ये हमेशा शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन 6 कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स। दूसरे पर आइए, COEN Cl2Br2 कहते हैं आयोनाइजेशन, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल सब शो करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। आयोनाइजेशन में क्या होगा? एक Br अंदर चला जाएगा, एक Cl बाहर आ जाएगा, डिफरेंट आयन हो गए, आयोनाइजेशन हो गई। ज्योमेट्रिकल की कंडीशन आपके सामने है ही है बेटा, आप इससे सिस और ट्रांस बना सकते हैं। ट्रांस में ऑप्टिकल नहीं होगी पर इसके सिस फॉर्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी, तो ये भी सही है। यहाँ पे आइए FeCN होल 6 μs दे रहा है 1.732 और D2sp3 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। चलिए हाइब्रिडाइजेशन तो बिल्कुल ठीक है, तो लो स्पिन भी होगा, तो क्या कमी हो सकती है? म्यू चेक कर लेते हैं। आयरन को देखिए, मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट करता हूं बेटा इन्हें, जरा आयरन को देखिए बच्चा। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, चलेगा, और कॉन्फ़िगरेशन है 26 में इसका D6 एंड लास्ट में S2। अब यह आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, +2 आएगी, यानी S में कितना हो गया 0, तो D में कितने बचे हैं 6। D में 6 बना देते हैं पहले हम, लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 इलेक्ट्रॉन है।
साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यदि स्ट्रॉन्ग है तो इसे रिपेल करके यहां पहुंचा देगा, इसे रिपेल करके यहां पहुंचा देगा, सारे हो जाएंगे पेयर्ड। यदि ये सारे पेयर्ड हो गए तो क्या इसकी पोजीशन साइनाइड के साथ कुछ ऐसी हो गई बेटा, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड। अब इन ऑर्बिटल में अपने वो और इलेक्ट्रॉन रख देगा साइनाइड, और रख के क्या हाइब्रिडाइजेशन बना लेगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब इसका म्यू 0 होना चाहिए, और इसके म्यू की वैल्यू दे रहा है 1.73, यानी इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता रहा है, ये गलत है बेटा। तो आंसर नंबर 3 रॉन्ग हो गया, बाकी सारे के सारे आपके ठीक है। आगे बढ़, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहे आपके सामने। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म एग्जिबिट बाई, देखिए ऐसे ही पता चल रहा होगा आपको। सबसे पहले ज्योमेट्री का बिल्कुल शो करेगा, कॉम्प्लेक्स Ma2B4 या Ma4B2, इसमें हमेशा पॉसिबल होती है क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी सिस एंड ट्रांस। अब देखिए बाहर कौन है, Cl2, फिर से देखिए क्या मैं Cl को अंदर और Br को बाहर कर सकता हूं। यदि मैंने Cl2 को अंदर Br2 को बाहर कर दिया तो आयंस बदल जाएंगे, यानी आयोनाइजेशन भी होगी। तो कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल भी पॉसिबल है और आयोनाइजेशन भी पॉसिबल है। अब आप कहेंगे सर ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल भी तो हो सकते हैं, आप सिस और ट्रांस बता रहे थे। तो याद रखिए हमारे सिलेबस में ऑप्टिकल शो कराने के लिए 6 कोऑर्डिनेटिंग में कम से कम एक बाइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए, जो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, इसलिए इसमें ऑप्टिकल नहीं होगी, ऑप्टिकल नहीं होगी, केवल ज्योमेट्रिकल नहीं है, आयोनाइजेशन साथ में होगी। तो आंसर हो गया फर्स्ट। चौथे पे आइए, कहता है मैक्सिमम CO बॉन्ड लेंथ किसकी होगी। देखिए यहां पे लगता है सिनर्जिक इफेक्ट। एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं मैं आपको, कभी भी आपको बॉन्ड लेंथ CO की या आपको बॉन्ड लेंथ, दो बॉन्ड होते हैं MC की, मेटल और कार्बन की। एक्चुअली जब हम इन्हें बनाते हैं बेटा तो ये ऐसे बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये आपके सेंट्रल मेटल कैटायन है और ये आपका लिगेंड है CO, ऐसे करके, ये करके, और इस कार्बन पे एक लोन पेयर था और इस कार्बन ने अपना लोन पेयर इस मेटल को डोनेट किया है। जब ये कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो शायद आपने पढ़ा होगा सिनर्जिक इफेक्ट होता है। इसके पास d ऑर्बिटल्स होते हैं और इसके पास एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसे देकर इसके साथ एक पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। कौन देता है इलेक्ट्रॉन, मेटल, इसे इलेक्ट्रॉन देकर पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। जब मेटल इसे इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन को बुरा लगता है भाई, क्योंकि कार्बन इधर ऑक्सीजन होती है इधर मेटल होती है, दोनों के साथ सेटिंग कर रहा है तो इसे बुरा लगता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींचना शुरू करती है, जिसके कारण यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है और बॉन्ड ऑर्डर कम होने से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो जो बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बॉन्ड होगी वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे मेटल कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता जाएगा, और मेटल कार्बन को इलेक्ट्रॉन तब देगा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट सेंट्रल मेटल ज्यादा हो। तो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल मेटल पर ज्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ CO की ज्यादा। और यही चीज जब बेटा आप MC बॉन्ड के लिए देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसे देगा इनके बीच अट्रैक्शन उतना बढ़ेगा, अट्रैक्शन जितना बढ़ेगा उतने पास आएंगे, तो यहां बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, किससे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट सेंट्रल मेटल से। क्लियर है बेटा। और बॉन्ड ऑर्डर इसके रिवर्स होते हैं हमेशा बॉन्ड लेंथ के, तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर CO बॉन्ड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी के। उम्मीद है बॉन्ड ऑर्डर में आप रिवर्स कर सकते हैं। अब बताइए, यहाँ तो प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, यहाँ कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट है। यहाँ -1 है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, -2 है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ रही है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा होगी CO की बॉन्ड। अब एक बात बताइए, यदि लेंथ ज्यादा हो गई, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा या वीक। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाए बॉन्ड स्ट्रेंथ मिनिमम कहां होगी, यहां पूछे बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम कहां होगी, तो मैक्सिमम कहां आएगी, यहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ। जहां बॉन्ड लेंथ मिनिमम वहां बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम। यदि ऐसा क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जाए बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड या बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड, तो आप इसे इससे बना सकते। आगे बढ़ जाते, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहे आपकी मोबाइल स्क्रीन। आइए, D6 है, लो स्पिन है। लो स्पिन का मतलब समझते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड का आना। अब जरा बताइए हम कैसे करते थे, क्या आपको इसके फॉर्मूले याद हैं? मैं आपको फिर भी एक बार याद दिलाता हूं। ये आपके पास
5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, ये रहे। ठीक, जैसे आप कंपाउंड बनाते हैं कि स्प्लिटिंग हो जाती थी, इसमें 2d ऊपर चले जाते थे ऑक्टाहेड्रल में और 3d नीचे आ जाते थे, ऐसे करके। कुछ याद है? ये एनर्जी का बैरी सेंटर हुआ करता था। अब देखिए जब नीचे जा रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये वैल्यू आपकी जो आती थी ऑक्टाहेड्रल के रेस्पेक्ट में, ये आती थी -0.4 और ऊपर की जो वैल्यू आप लेते थे ये होती थी 0.6 प्लस की। इसके साथ कुछ चीजें होती थी। अब आप दोनों को जब सेट करेंगे तो कैसे वैल्यूज आपकी आएंगी, अभी आपको 2 मिनट में मैं सिखाता हूं। चलिए जरा थोड़ा सा इसको सीखते हैं। इसे हम ऐसे सीखते हैं कि यहाँ पे जो CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये क्या होती है? इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस, यानी कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, कितना नीचे जाएगा, कितना निगेटिव होगी। ये CFSE बराबर होती थी -0.4 इंटू एक्स प्लस का 0.6 इंटू वाई और ये ऑक्टाहेड्रल के, और प्लस होता था N इंटू P यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब जरा देखिए, लो स्पिन यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो इलेक्ट्रॉन को धकेल के उनकी पेयरिंग करा देगा। जब पेयरिंग करा देगा तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पाए जाएंगे। यदि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पाए जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 6 और y की वैल्यू कितनी है 0, यानी x और y क्या है ये भी सुन लीजिए। इसे हम ऐसे पढ़ते थे, इट इज कॉल्ड EG ऑर्बिटल्स, इट इज कॉल्ड T2G ऑर्बिटल। कहते हैं जो T2G ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो x है, जो EG ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो y है। तो y तो हो गया कितना बेटा 0 और x की वैल्यू बराबर हो गई है 6। इन वैल्यूज को जरा रख के थोड़ा सा कैलकुलेशन करा देता हूं। वैल्यू रख के जरा इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, तो कितना आ जाएगा बेटा, -4 इंटू 4 यानी -2.4, ये तो 0 हो गया। चलिए ये तो 0 हो गया, क्या आ गया डेल्टा नॉट, और प्लस n का मतलब होता है जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, जितने पेयर इलेक्ट्रॉन है, कितने पेयर है, 1 पेयर 2 पेयर एंड 3 पेयर तो 3p, ये कहलाती है पेयरिंग एनर्जी। अब जरा देख लीजिए ये आपका आंसर है, मैच करा दीजिए। अब मैच कराने के लिए जो ऑप्शंस आपको दिए हैं एक बार देख लेते हैं। लुक हियर, कौन सा आ रहा है बेटा, सेकंड वाला। कि सर सेकंड वाला कैसे आ रहा है, जरा 12/5 को सॉल्व तो करके देखिए बच्चा। 12/5 कितना होगा 2.4, तो आपका आंसर हो गया है सेकंड। कुछ समझ में आया है? ये फॉर्मूला होता है CFSE का, और याद करिएगा ये मैंने किसके लिए लिखा है, ऑक्टाहेड्रल के लिए। टेट्राहेड्रल के लिए ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है। स्क्वायर प्लेनर में और फिर से इनके स्प्लिटिंग होती है, देखेंगे इसे कोऑर्डिनेशन में। आपने इसको थोड़ा बहुत पढ़ा जरूर होगा यदि पढ़ी है तो। क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल रीजन इज। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, बल्कि यही आया था शायद। देखिए लिगेंड जितना स्ट्रांग होगा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा, और एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वेवलेंथ उतनी कम होगी। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा से। यहाँ सबसे स्ट्रांग लिगेंड कौन है, NO2, यानी इसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। यदि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा तो इसका मतलब इसकी वेवलेंथ सबसे कम, और H2O सबसे वीक है। यदि ये सबसे वीक है तो इसकी एनर्जी सबसे कम, और एनर्जी सबसे कम तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा। उसने वेवलेंथ का ऑर्डर पूछा है, तो जिसकी एनर्जी कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन 7 और 8 ये रहे आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। The correct order of energies of d orbital of metal ion in a square planar complex। स्क्वायर प्लेनर के लिए स्प्लिटिंग की में एनर्जी पूछ रहे भैया, जब ऑर्बिटल बिखरेंगे तो किसकी एनर्जी क्या होगी। तो आंसर देखने से पहले मुझे जगह चाहिए सॉल्व करने के लिए, मैं जगह बना लेता हूं फिर आंसर दिखाऊंगा। आइए सॉल्व करते हैं जरा इसे। इसमें डी ऑर्बिटल कैसे टूटते हैं जरा देखिएगा। ये रहे आपके 5 डी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है। जैसे ये कंपाउंड बनाते थे सबसे पहले ये 2 पार्ट में टूट जाएंगे ऐसे। ये रहा Eg और ये रहा T2G। ये तो ऑक्टाहेड्रल के लिए हो। जब स्क्वायर प्लेनर होता है तो ये फिर से टूट जाते हैं। ठीक,
ये होता है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसके साथ जो ऊपर होता है एक होता है dz स्क्वायर, वो आ जाता है नीचे, ये रहा dz स्क्वायर। यहाँ पे है dxy dyz dzx, इसमें जो x एक्सिस में आया x और y वाला यानी इस दोनों वाला, वो तो आ जाता है ऊपर xy के साथ, और जिनमें ये नहीं आते x और y दोनों, वो आ जाते हैं नीचे। तो अब नीचे कौन से आ जाएंगे भाई, एक आ जाएगा dyz और एक आ जाएगा dzx। लीजिए, ये इनकी एनर्जी का ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई, फिर dz स्क्वायर, इन दोनों की बराबर। तो यही आपका आंसर बन जाता है चौथा। याद करने वाली चीज है, एनसीईआरटी में दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेबिलिटी कांस्टेंट दिए हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड पूछ रहा है कौन होगा। आसान सा सवाल, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगी उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट सबसे ज्यादा है, देखिए 11 है, ये 27 है, ये 15 है, और नीचे वाले का देख लें ये 8 है। तो जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट सबसे ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट इसका है क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और जिसका सबसे कम है इसका सबसे कम है क्योंकि वाटर वीक लिगेंड है। इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट कम है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट हमें यह बताता है कि रिएक्शन कितनी फॉरवर्ड जा रही है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कितना ज्यादा हो रहा है। जितना कॉम्प्लेक्स ज्यादा फॉर्म होगा आप कहेंगे उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी हाई हो। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं विच कॉम्प्लेक्स इज लाइकली टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी मैंने आपको बताया था ये शो नहीं कर रहा है, ये भी शो नहीं कर रहा है, इन दोनों में शो पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इनमें बाइडेंटेट लिगेंड इन प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट नहीं। इसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जो सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव होती है, जो ट्रांस फॉर्म है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है हमेशा। यहां ही है, विच ऑफ देम इज करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आसान सा नाम है। कितने इन है बेटा? 3। तो इन एक बाइडेंटेट लिगेंड है तो क्या लिखते हैं 3 को? ट्रिस। मोनोडेंटेट होता था तो क्या लिखते थे? ट्राई। तो ये हो गया ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन, ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन। निकिल, या निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, ऐसे ही पता चल जाएगा। इस पे आएगा +2 क्योंकि थायोसल्फेट पे होता है -2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई ये 2, तो नाम हो गया ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन, निकिल सेकंड, और H2O3 का नाम है थायोसल्फेट, ये हो गया नाम। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर प्लस चार्ज आता है तो नाम ऐसे लिखा जाता है निकिल कॉपर, पर यहां माइनस चार्ज आ जाए तो नाम में 8 लग जाता है, निकिलेट, क्यूपरेट, अर्जेंटेट, ऐसे करके। लीजिए ये इसका IUPAC नाम है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आसान से क्वेश्चन हैं दोनों। द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोबाल्ट थर्ड का मतलब कोबाल्ट पे चार्ज है +3, 3 आपको लगाने हैं इन, तो इन का होल थ्राइस। इन एक न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ +3 चार्ज आ जाएगा। सल्फेट का चार्ज होता है -2। लीजिए चार्ज बैलेंस करने के लिए हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा CO En का होल थ्राइस। किससे मल्टीप्लाई होगा? इसमें 2 से, और SO4 का होल थ्राइस। ढूंढिए भाई, है फॉर्मूला? बिल्कुल है, ये रहा चौथा। क्लियर? यहां पे आई 1 मोल ऑफ विच ऑफ देम गिव्स 3 मोल्स ऑफ आयंस इन एक्वस मीडियम। जब पानी में डालेंगे तो जरा सीखिएगा इसको लिखने के तरीके क्या होते हैं। हमेशा कॉम्प्लेक्स लिखने के लिए यहां पे लिखिए सेंट्रल मेटल। यदि न्यूट्रल लिगेंड्स हैं तो पहले न्यूट्रल लिगेंड्स लिख लीजिए, ठीक है। अब आपके पास न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, यहाँ पे कौन है? अमोनिया है, तो न्यूट्रल लिगेंड सबसे पहले लिखे जाते हैं NH3। लीजिए कितने लिखेंगे? पता नहीं, होल X। सब में Cl देखिए 4 है और आपको 3 आयंस चाहिए। इसका मतलब आपके पास बाहर केवल 2 Cl होने चाहिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 3 आयन के लिए 2 Cl हम बाहर लिखेंगे, समझना बेटा, 2 Cl बाहर लिखेंगे क्योंकि 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे और एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, और बचे हुए 2 Cl कहां लिखेंगे? अंदर। अब बताइए प्लेटिनम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6।
यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होनी चाहिए, अब मैं इस x को हटा देता हूं, इस x की जो वैल्यू होनी चाहिए ये होनी चाहिए 4, यानी आपका कॉम्प्लेक्स है। तो समझ में आया कैसे क्या? फिर समझना, सेंट्रल मेटल लिखिए, न्यूट्रल लिगेंड लिखिए, कितने लिखे जाएंगे पता नहीं, लेकिन हाँ सब में 4 Cl यानी प्लेटिनम पर चार्ज +4 है। 3 आयन चाहिए थे, यदि 3 आयन चाहिए थे तो आपने 2 Cl बाहर रखे तो 2 क्लोराइड मिल गए, एक कॉम्प्लेक्स आयन मिल गए। यदि इसी क्वेश्चन में वो आपसे ये बोल देता कि आपको 4 आयन चाहिए तो आप 3 Cl बाहर रख देते। यदि वो कहता 5 आयन चाहिए तो आप 4 के 4 Cl को बाहर रख देते, तो 4 क्लोराइड मिलते, एक कॉम्प्लेक्स मिलता। और अंदर प्लेटिनम के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए तो इस केस में अमोनिया 5 हो जाते और इस केस में अमोनिया 6 हो जाते। मतलब 3 आयन के लिए यह फॉर्मूला है, 4 आयन के लिए यह फॉर्मूला होता और 5 आयन के लिए यह होता। कहता 2 ही आयन मिल रहे होते तो आप 1 Cl बाहर रखते और आपका फॉर्मूला चौथा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के। ये भी हैं, मैंने आपको एक ट्रिक पढ़ाई थी, कुजन्स्कैटी, कुजन्स्कैटी, भूले नहीं होंगे। प्लस करके चार्ज बढ़ाते जाइए, +1 +2 +3 +4 +5। स्कैंडियम में जब भी +3 चार्ज होता है ये हमेशा होता है Cl एंड Dm, कलरलेस एंड डायामैग्नेटिक, हमेशा कुजन्स्कैटिक। ये सारे के सारे कलरलेस एंड डायामैग्नेटिक हुआ करते थे। और मैंने सिखाया था ये 15 हैं, याद रखिए 15 हैं, क्योंकि इनके नीचे भी तो मौजूद होंगे। भाई कॉपर के नीचे कौन है? सिल्वर है। कॉपर के नीचे कौन है? गोल्ड है। जिंक के नीचे कैडमियम है, मरकरी है, इट्रियम है, लैंथेनम है, ऐसे करके सारे बनाने पड़ेंगे आपको। तो इतने सारे ढेर सारे आपके पास थे। कैसे? कलरलेस एंड डायामैग्नेटिक सिखाया था मैंने, वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे इसका भी। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 व्हेन, अब कह रहा है ये पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, तो बताइए स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा कि वीक? ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। अब यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो आपने डी ऑर्बिटल को ऐसे ही तो तोड़ा था कि ऊपर जो 2 गए थे वो Eg थे, नीचे जो आए थे वो T2G थे, 3 ऐसे ब्रेक किया था बेटा। वही क्वेश्चन है सेम। अब ये बताइए यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पहले वो पेयरिंग कराएगा, यानी सारे नीचे जाएंगे। तो कितने आपको भरने हैं? 4। तो 4 भरने हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा और यहीं पे चौथा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ऊपर नहीं जाने देगा। जितनी ज्यादा एनर्जी, निगेटिव जितना रहेगा उतना एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। T2G में कितने जाएंगे? 4। Eg में कितना जाएगा? 0। कहते सर मान लीजिए ये उल्टा हो जाता, सपोज करिए वो कह देता ऐसे, तो इसका मतलब होता है वीक लिगेंड है। और वीक लिगेंड जो है वो पेयरिंग नहीं करा पाता, पेयरिंग नहीं कराता तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है पता है? डी ऊपर होता है Eg, नीचे होता है T2G। तो पहले T2G में 3 भरते, 1 1 1 और फिर 1 चला जाता है यहां, फिर इसमें 1 और जाता, 2 होते, फिर इसकी पेयरिंग शुरू होती। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करा देते हैं पहले ही, जबकि वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं कराते। तो ये कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, यदि इसको आप ध्यान से देखें तो यह कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और जब ये +1 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा D10, और D10 का मतलब इसका d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई जगह खाली नहीं है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और इसका हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हैं dsp2 होता है, कोबाल्ट के साथ ऑक्सलेट। एक एक्सेप्शनल केस हुआ करता था, मैंने आपको पढ़ाया था। लीजिए, तो आंसर होगा sp3 एंड D2sp3। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलॉल एंड टर्पिनॉल। अरे डेटॉल है भाई ये, क्लोरोजाइलॉल जाइलिनॉल क्या होता है? ये पहले जाइलिन बना लीजिए, मेटाजाइलिन बनाते थे ऐसे करके, CH3 ऊपर OH लगा दीजिए जाइलिनॉल, और ये HCl लगा दीजिए क्लोरोजाइलिनॉल, साथ में टर्पिनॉल। टर्पिनॉल याद है, ये टर्पिनॉल होता है COH CH3 इन दोनों का मिक्सचर कहलाता है डेटॉल, और डेटॉल होता है एंटीसेप्टिक। इन दोनों का मिक्सचर है बेटा कौन? डेटॉल। और डेटॉल क्या है? एंटीसेप्टिक होता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, दोनों आसान से क्वेश्चन है।
क्लोरोएम्फेनिकॉल क्या है? एक एंटीबायोटिक है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। ये सामने आपकी क्या लिखी है जानते हैं? मेरे ख्याल से पहचान लेंगे, एस्प्रिन लिखी है। और एस्प्रिन क्या होती है? एनाल्जेसिक होती है, हालांकि एंटीपायरेटिक का काम भी करती है, पर एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक में चूज करना हो तो हम प्रिफर्ड एनाल्जेसिक को ही करेंगे, हालांकि एंटीपायरेटिक ऑप्शन में है भी नहीं। पक्का? एंटीहिस्टामिन, एंटासिड्स, आइए इनके भी 2 क्वेश्चंस मैंने डाले थे। 2 लास्ट क्वेश्चन ये रहे आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटासिड? एंटासिड जानते हैं क्या होता है? वो जो एसिडिटी को खत्म करते हैं। जब बॉडी में एसिडिटी होने लगती है, पेट में गुड़गुड़ होती है, हालांकि गुड़गुड़ नहीं कहेंगे, पेट फूलता है ऐसे भी बोलते हैं, गैस बनती है जिसे कहते हैं एसिड बनने लगता है, हम लोग दब जाते हैं, झुक जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं दर्द के मारे, तो उसे कहते हैं एसिडिटी होना। उस एसिडिटी के खत्म करने के लिए हम क्या खाते हैं या पीते हैं? एंटासिड्स। जो चीजें हम जनरली यूज करते हैं एंटासिड्स की तरह, उसमें होते हैं सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सस्पेंशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इन्हीं को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आप सोडियम बाइकार्बोनेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे एंटासिड्स होते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं इसे। ये सस्पेंशन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी एंटासिड्स होते हैं, कुछ और भी एंटासिड्स हैं इसके अलावा। देखिए, इनको याद करने का बड़ा आसान सा तरीका होता है, मैं आपको सिखाता हूं। ऐसे, रानी जी, रानी जी, रानी जी सिमट गई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, सिमट कब जाता है? सिमट गई जब पेट में दर्द होता है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, बस इतना सा याद रखना है कि इनके 2 मतलब हैं सबके। देखिए क्या क्या मतलब है, समझना। सबसे पहले रानी, इट इज रेनिटिडीन, रेनिटिडीन, जिसे आप एक कॉमन नेम से जानते हैं, जेंटेक। जेंटेक बड़ा कॉमन सा नाम है, इसीलिए मैंने जेडी लिखा, रानी जी, जेंटेक। ये एक आपका एंटासिड होता है, अच्छा एंटासिड है। दूसरा है सिमेटिडीन, लिखना पड़ेगा, क्या नाम है? सिमेटिडीन, सिमेटिडीन, जिसे टैगमेट भी कहा जाता है, टैगमेट, ये भी इसी का नाम होता है, टैगमेट। और ये तो बड़ा कॉमन सी दवा होगी, नाम सुना होगा, ओमेप्रोजोल। ओमेप्रोजोल एक गैस की दवा होती है, आप बाजार से जब भी खरीदते हैं ओमेप्रोजोल के कैप्सूल्स मिलते हैं आपको, आप खाते हैं। ये सब एंटासिड्स होते हैं। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड है, सिमेटिडीन एंटासिड है, ये क्या है भैया? रेनिटिडीन भी एंटासिड है। लेकिन ये क्या लिखा है बीच में? ये कोई एंटासिड नहीं है, तो इट इज नॉट एन एंटासिड। तो ऐसे याद रखते हैं, रानी जी, रानी का मतलब रेनिटिडीन और जी का मतलब जेंटेक। सिमट, सिमट का मतलब है सिमेटिडीन या टैगमेट। गई, गई का कोई मतलब नहीं है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड का मतलब है ओमेप्रोजोल, ओमेप्रोजोल। चलिए, आपको यदि ओ माई गॉड अच्छा ना लग रहा हो तो मैं आपको एक चीज और कर सकता हूं, गॉड हटा देता हूं और लिख देता हूं ओ माई प्रभु, ओ माई प्रभु, चलेगा? ओ माई प्रभु, अब BH लिखने की जगह नहीं है तो और आसान हो गया, ओ माई प्रभु नहीं, ओमेप्रोजोल, और ज्यादा साफ देखना, ओ माई प्रभु, ओमेप्रोजोल, तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। रानी जी सिमट गई, ओ माई प्रभु। क्यों सिमट गई? एसिडिटी होने लगी थी ना उनको, तो सिमट गई बेटा। चलिए आइए, तरीका है अच्छा बुरा जैसा भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज एंटीहिस्टामिन? देखिए, कम से कम ये तो नहीं होगा और ये नहीं होगा, अभी मैं पढ़ के आया हूं, और आंसर है डाइफिनाइल हाइड्रामीन। ये भी बहुत सारे होते हैं, ढेर सारे होते हैं, इन्हें आप चाहे तो किताब में पढ़ सकते हैं। हालांकि इसकी भी एक ट्रिक होती है याद करने की, पर थोड़ी बड़ी सी ट्रिक है। क्या मैं लिखूं? चलिए, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, लिखने के लिए थोड़ी जगह चाहिए होगी मुझे। बड़ा कर लूं, चलिए इतने में तो लिख लेना चाहिए मुझे। आइए भैया, फिर ताकि आपको ये पता चल जाए कौन सा है, तो आप ऐसे पढ़ेंगे इसे, ब्रो, कल, फिर, प्रमोटर, दीदी,
ने सीटी बजाई। ब्रो कल फिर प्रमोटर दीदी ने सीटी बजाई। पढ़ पाएंगे? ब्रो कल फिर प्रमोटर दीदी ने, अब कौन ने कहा है, चलो यहां लिख देता हूं, ने सीटी बजाई। देखो इनका कोई मतलब नहीं है जो बाद में लिख रहा हूं, बजाई। लीजिए मतलब इनके हैं। ब्रो का मतलब ब्रोमो, कल का मतलब क्लोरो, और ये जो लिखा है इसका मतलब फिनेरामाइन। फिनेरामाइन, क्लोरोफिनेरामाइन, और इसका नाम ही फिनेरामाइन है। फिनेरामाइन, ये लीजिए। तो समझ में आया? तो ब्रो कल फिर प्रमोटर दीदी ने सीटी बजाई। ब्रो का मतलब ब्रोमोफिनेरामाइन, कल का मतलब क्लोरोफिनेरामाइन, और फिर का मतलब तो फिनेरामाइन बोल ही दिया। ये प्रमोटर दीदी जो है ये दो वर्ड्स हैं, प्रोमेथाजीन, टर्फेनेडीन, दो हैं ये। अब ये है डाई और डाई, ये भी दो हैं। एक डाईमेथिनिडीन होता है और एक जो डाईफिनाइल हाइड्रामीन होता है। और सीटी तो सभी जानते हैं, सिट्रिजिन एक कॉमन सी दवा है, सभी लोग इसे जानते हैं, सिट्रिजिन। क्लियर है? तो ये दो हैं, लिख देता हूं मैं, प्रोमेथीजीन, इसका नाम है पहले का, ओहो एक टर्फेनिडीन रह गया है। चलिए, और दूसरा क्या है? एक तो हो गया PROMO, एक TR, टर्फेनिडीन। ठीक है। और डाई डाई के मतलब क्या बोले, अब जगह तो नहीं है, मैं ऐसे ही बोल दूं, आप चाहे एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। डाईमेथिनिडीन होता है और डाईफिनाइल हाइड्रामीन होता है। डाईमेथिनिडीन एंड डाईफिनाइल हाइड्रामीन ये होते हैं। तो ये इनके नाम है, टर्फेनाडीन, प्रोमेथाजीन। समझ में आ गए सारे नाम? लीजिए, ये थे 20 क्वेश्चंस आपके सामने। तो आंसर देख लिया जाए भाई, इसका कौन सा आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये डाईफिनाइल हाइड्रामीन, वो दीदी वाला डी आ रहा है, ये आपका आंसर है। ये थे आपके क्वेश्चंस। कुछ बच्चों ने डिमांड की है सर इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कराइए। चलिए मैं कोशिश करता हूं, एक लास्ट लेक्चर में मैं आपको केवल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के 40, 50, 60 जितने भी अच्छे क्वेश्चन है करा देता हूं। हालांकि मैं चाहता था इसके थोड़े से क्वेश्चन सोल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, मेटलर्जी के, लेकिन चलिए पहले मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में जो आपको मिले वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के क्वेश्चंस मिल जाएं। जितने भी क्वेश्चन करा पाऊंगा 50-60 में करा दूंगा, एक 30 मिनट की क्लास। आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।